याद रखना, इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर्स है, उस चैप्टर तुम लोग देखोगे तो क्या नाम है इसका, जयदेव सर्किल का जो बुक है, इसमें 10 चैप्टर में डिवाइडेड है पूरा इकोनॉमिक्स, जिसमें इकोनॉमिक्स का दो पार्ट है। पहला इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड द सेकंड पार्ट है वो पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जो पार्ट है ना, पूरा का पूरा क्या है, हिस्ट्री टाइप का है। उसमें कोई टेक्निकल टॉपिक्स नहीं है। तुमको ये पढ़ने को मिलेगा कि एग्रीकल्चर ग्रोथ, गवर्नमेंट का क्या क्या पॉलिसीज था, वो सब पढ़ने को मिलेगा। जो टेक्निकल है, जो समझने लायक टॉपिक है, वो एक मात्र चैप्टर है ये, जिसको समझने में थोड़ा सा तकलीफ होता है स्टूडेंट्स को, एक ये। इसके अलावा इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो, बस। नेशनल इनकम तो प्रैक्टिकल था। तो हम लोग अभी सिंपल कैंसन थ्योरी पढ़ते हैं, सिस्टम। ये बीकॉम में भी तुमको पढ़ने को मिलेगा आगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले बताया तुमको इस चैप्टर का बैकग्राउंड। ये चैप्टर बात करता है इनकम के बारे में। किसके बारे में बात करता है बताओ? इनकम के बारे में। हम लोग पहले पढ़ेंगे इसको माइक्रो के कॉन्टेक्स्ट में, उसके बाद इसको मैक्रो के साथ फिट बैठाएंगे, ठीक है। टॉपिक का इसी तरीके से पढ़ेंगे पूरा। माइक्रो के हिसाब से बात करें, माइक्रो मतलब हम लोग। तुम इमेजिन करो, यदि हम लोग जो इनकम कमाते हैं, उस इनकम का दो ही हिस्सा करते होंगे हम लोग, या तो उसको खा लेते हैं या तो उसको सेव करते हैं, ठीक है। खा लेते हैं, सेव करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज हम 1,000 रुपए कमाते होंगे, तो 1,000 रुपए में कुछ पैसा से या तो हम मशीन वगैरह या फिर कोचिंग सेंटर के लिए, मान लो कोचिंग सेंटर का खर्चा के बारे में बात करें, तो पैसा कमाते होंगे तो या तो कोचिंग सेंटर के डेवलपमेंट में खर्चा करते होंगे, नया बेंच लेके आते होंगे, नया टीवी लेके आते होंगे, नया प्रोजेक्टर लेके आते होंगे, या फिर सेकंड काम क्या होता होगा, सेविंग्स। 1,000 कमाए, 900 रुपया मान लो खर्चा किए, तो जो 100 रुपया बचा उसी को क्या कहते हैं लोग बताओ, सेविंग्स। जो किन्स है ना, जिसको लॉर्ड किन्स बोलते हैं, लॉर्ड एक्चुअली उपाधि है, लॉर्ड इनका नाम नहीं। लॉर्ड किन्स इनको, ये एक्चुअली क्या किए, कंजम्पशन एंड सेविंग्स के ऊपर, और आगे जाके देखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी एक फिलोसफी दी है। वो फिलोसफी को एक फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हो बताओ? फंक्शन। इस चैप्टर में अपने 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, उसके अलावा 4-5 और पार्ट है, बट 3 पार्ट इस चैप्टर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट क्या है? पहला, कि कंजम्पशन का इनकम के साथ क्या रिलेशन है। दूसरा, सेविंग्स का इनकम के साथ क्या रिलेशन है। तीसरा, इन्वेस्टमेंट्स का इनकम के साथ क्या रिलेशन है। ये 3 टॉपिक हम लोगों को लगातार पढ़ना होगा। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के अंदर में घुसेंगे, मतलब, ठीक है। तो किन्स के अलावा, मतलब किन्स का कहना था, कंजम्पशन, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले टॉपिक, कंजम्पशन। कंजम्पशन का इनकम के साथ क्या रिलेशन है। किन्स का कहना था कि कंजम्पशन टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, इनकम के ऊपर। मतलब किसी इंसान का इनकम ज्यादा है तो उसका कंजम्पशन में क्या होता है, ज्यादा होगा। किसी इंसान का कंजम्पशन इनकम कम है तो उसका कंजम्पशन में क्या होता होगा, कम होता होगा। फॉर एग्जाम्पल्स, तुमने देखा होगा हार्दिक पांड्या को, अभी 1.5 करोड़ का एक शूज पहना था भाई, 1.5 करोड़ का सिर्फ शूज। 1.5 करोड़ यदि हम लोगों को मिल जाए, तो हम लोग कभी शूज सोचेंगे? कभी सोच में ही नहीं होगा, ठीक है। शूज हम लोगों को 100-150, 100-150 तो बहुत कम होगी भाई, 1,000-1,500 से नीचे हम लोग शूज नहीं पहने। तो ये क्या है अपना, बेसिकली बताया, ये इनकम के ऊपर डिपेंड करता है हमारा कंजम्पशन। किन्स सिंपल बात बोल, पहला लाइन वही है कि लॉर्ड किन्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। ये जो तुमको पता है ना, कंजम्पशन का इनकम के साथ क्या रिलेशन है, इसी को क्या कहते हैं बताओ, कंजम्पशन फंक्शन। फंक्शन को इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं बताओ, रिलेशनशिप। तो बोला जाता है कि इनकम और कंजम्पशन के ऊपर बहुत तगड़ा रिलेशनशिप होता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड किन्स अच्छा याद रखना, ये हम लोगों का माइक्रो वाला कॉन्टेक्स्ट में था। हम अकेला इमेजिन कर रहे थे कि हम अकेला पैसा कमाते हैं, उसको 2 हिस्सा करते होंगे, ये माइक्रो का हिसाब से था। अब हम जब इसी को फिट बैठाते मैक्रो में, मतलब हम बात करते पूरा ऑल ओवर इंडिया का, तो ऑल ओवर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से बात करें तो ऑल ओवर इंडिया का जो नेशनल इनकम होगा, उसी के ऊपर इसका डिपेंड करता है उसका कंजम्पशन, ठीक है। जितना खर्चा, जितना हम लोग कंजम्पशन, जितना हम लोगों का खाने में खर्चा, जितना सड़क में जो हम लोगों को देखने को मिलता है, जितना खर्चा हम लोगों को देखने को मिलता है इंडिया में, उतना खर्चा बांग्लादेश में होगा क्या? नहीं, क्योंकि लोगों का नेशनल इनकम में क्या होगा, कम होगा।
अच्छा उतना क्या पाकिस्तान में होगा क्या? नहीं, क्योंकि उसका नेशनल इनकम कम होगा। मतलब मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि एग्रीगेट जो इनकम होता है, जो एग्रीगेट जो कंजम्पशन होता है, वो डिपेंड करता है एग्रीगेट इनकम के ऊपर। मतलब तुमको ये समझ में आया कि माइक्रो से मैक्रो में कन्वर्ट करना सिर्फ एग्रीगेट वर्ड डाल दो, काम खत्म। तो हम बोल सकते हैं एज पर किन्स एग्रीगेट कंजम्पशन इज डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीगेट इनकम ऑफ अ पर्सन, नहीं ऑफ अ कंट्री। ये ले सेकंड ये अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड किंग्स एग्रीगेट कंजम्पशन या फिर बोलते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और द इकोनॉमी डिपेंडिंग अपॉन द नेशनल इनकम। समझ में आया बात? अच्छा, ये तुमको रिलेशन बताने का दरकार नहीं है कि कंजम्पशन का इनकम के साथ क्या रिलेशन है। इफ द इनकम इंक्रीजेस देन द कंजम्पशन विल आल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। ये थर्ड पॉइंट ये लिखा है रिलेशनशिप ऑफ द इनकम। अच्छा, इनकम को हम लोग इकोनॉमिक्स में वाई के हिसाब से दिखाते हैं, तो वाई और कंजम्पशन को क्या दिखाते हैं? सी। तो रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आर नोन एज व्हाट? कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है। अच्छा, कंजम्पशन फंक्शन को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, हम क्या बोले तुमको? सी कंजम्पशन है और ये किसका रिलेशन के साथ है बताओ? वाई के साथ। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है ये एफ क्या दिखाता है अपने आप में? फंक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है बताओ? फंक्शन। इसको पढ़ेंगे क्या? सी इज द फंक्शन ऑफ वाई। सी इज द फंक्शन ऑफ वाई। याद रखना जो वाई है वो क्या दिखाता है? इनकम। सी का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन। बताओ तो मेरे को दोनों में से कौन सा किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कंजम्पशन इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब इनकम का बढ़ना घटना के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, बट कंजम्पशन के ऊपर बढ़ना घटने के ऊपर कंट्रोल है। तो बोल सकते हैं कंजम्पशन इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल और जो इनकम है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब मेरे पापा के इनकम के ऊपर डिपेंड करता होगा मेरा, मेरे को कैसा खाने मिलेगा, ये सब जो भी है। तो बोल सकते हैं पापा के ऊपर डिपेंडेंट है, पापा क्या है? इंडिपेंडेंट। समझ रहा बात? तो कंजम्पशन फंक्शन बेसिकली क्या होता है? सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, तो पहली बार सुने अभी, अभी तो सुने नहीं थे, बहुत कम भीड़ हो रहा है अभी रास्ते में एकदम। तो कंजम्पशन फंक्शन कैन बी रिटन एज सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। ये कौन फंक्शन दे रहा है बताओ? नाम बताओ। किल्स। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया उससे। वो जब ये लिखे ना कंजम्पशन इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, जहाँ पे वाई क्या है? अपने आप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और सी जो है अपने आप में डिपेंडेंट वेरिएबल। उनके बाद इनको नजर आया कि यहाँ पे गलती कर दी। वो ये मान रहे हैं कि कोई बंदा यदि 1000 कमाता होगा तो उसका कंजम्पशन 1000 के ऊपर ही डिपेंड करता है। बट एक्चुअली में ये सही नहीं है। अब ये कैसे नहीं है? पहले माइक्रो पढ़ेंगे फिर उसको मैक्रो में फिट बैठाएंगे। कि कोई इंसान मान लो 1000 रुपया कमाता होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स भी तो भरता होगा। मान लो 1000 रुपया कमाने के बाद उसका टैक्स 100 रुपया कटने के बाद उसके पॉकेट में कितना आता होगा? मतलब वो कंजम्पशन में खर्चा कितना कर सकता है? मैक्स टू मैक्स 900 ही। मतलब ये पूरा का पूरा इनकम लिखना गलत होगा। यहाँ पे 1000 ना लिख के क्या लिखना चाहिए? 900 लिखना ज्यादा सही होगा। सही है। तो हम लोग ये जो 900 है ना जिसमें टैक्स को माइनस कर दिए, इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो यहाँ पे इनकम ना लिखे क्या आना चाहिए? डिस्पोजेबल इनकम आना चाहिए। तो डिस्पोजेबल इनकम आना चाहिए। तब उनके बाद एक और इक्वेशन दिए, वो ऐसा इक्वेशन दिए कंजम्पशन इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई डी। वाई डी का मतलब क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम। वाई डी का मतलब क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम। मतलब कि टोटल इनकम से क्या माइनस कर दिए? टैक्स। नोट्स में सारा का सारा चीज लिखा हुआ है वाई डी। अच्छा, जब ये वाई डी दिए कुछ दिन बाद किन्स को लगा कि यहाँ पे भी शायद गलती हो गया, वाई डी लिखना भी गलत है। क्यों गलत है? वाई डी का मतलब होता है डिस्पोजेबल इनकम। बट एक्चुअली देखा जाए तो डिस्पोजेबल इनकम में से कुछ ऐसा पार्ट होता है जो कि हम लोग बिना इनकम के ऊपर डिपेंड किए कंजम्पशन करते हैं। जैसे एग्जांपल बताते हैं, हमें क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हैं, एक बार बताओ कि किसी इंसान का इनकम जीरो हो सकता है? हो सकता है। तुम लोगों का बहुत सारा स्टूडेंट का होगा जो एक्चुअली ट्यूशन नहीं पढ़ाता होगा, उसका इनकम तो जीरो ही है। अच्छा, तुम्हारा कंजम्पशन जीरो हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बताओ? भाई रोटी कपड़ा और मकान सबको चाहिए। जो गरीब है, जो बच्चा नहीं कमा रहा ना, तो भी उसको रोटी तो चाहिए। तो उसका कंजम्पशन भले खर्चा भले कम होगा बट कम तो होगा। 100 रुपया भी होगा तो होगा, महीने का मान लो 500 रुपया भी होगा वो तो होगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कभी भी किसी भी इंसान का इनकम जीरो हो सकता है बट कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे इनकम के ऊपर पूरा का पूरा जो हम तुमको बोले कि पूरा का पूरा इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, ये गलत हो जाएगा फिर। तो इसके चलते हमको यहाँ पे क्या लेना चाहिए? हमको लेना चाहिए एक्स्ट्रा जो इनकम है, मतलब एक्स्ट्रा जो कंजम्पशन है, जो हम लोग एक्स्ट्रा इनकम से गेट करते, मतलब हम लोगों को मिलता है,
वो चीज को हम लोगों को यहाँ पे कंज्यूम करना चाहिए। तो ये लोग क्या किए, ये कंजम्पशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। पहला कैटेगरी को बोला गया ऑटोनोमस, दूसरा कैटेगरी को बोला गया बताओ इंड्यूस। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, देखो सुना होगा ऑटोनोमस कॉलेज है, ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब कि जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट। तो एक ऐसा कंजम्पशन जिसका ऊपर इनकम का कोई कंट्रोल नहीं होता उसे बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। जैसे फॉर एग्जांपल रोटी कपड़ा और मकान, उसके ऊपर कोई इनकम का कोई, रोटी हम लोगों को चाहिए तब भी चाहिए जब हम इनकम नहीं भी कमाते होंगे। तो इनकम बढ़ेगा चाहे घटेगा ऐसा नहीं है कि इनकम यदि हम आज नहीं कमा रहे तो 5 रोटी खाते हैं, और यदि इनकम कमाने लगे तो 10 रोटी खाने लगेंगे, नहीं, वो फिक्स रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, ऑटोनोमस कंजम्पशन। एक होता है इंड्यूस कंजम्पशन, मतलब इसके अलावा जो भी ऊपर का कंजम्पशन है ऑटोनोमस के ऊपर का सारा क्या है, इंड्यूस है, मतलब जो डिपेंड करता है इनकम के ऊपर। रोटी कपड़ा और मकान मिलने के बाद यदि मेरे पास इनकम आ रहा है तो हम और कुछ टीवी खरीदेंगे, रहने के लिए अच्छा घर खरीदेंगे, सोफा खरीदेंगे, ये सब क्या है अपना इंड्यूस है। ठीक है, तो ये क्या किए, ये इनको लगा कि डिस्पोजेबल इनकम ये फैक्टर गलत है, तो क्या किया, इसको क्या किए, दो पार्ट में डिवाइड कर दिए और एक नया फैक्टर बना। फैक्टर क्या बना, फैक्टर बना C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, जहां पे ए का मतलब क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है। ए का मतलब क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। और बी वाई जो अपने आप में बी वाई दिखाता है वो अपने आप में क्या है, इंड्यूस कंजम्पशन दिखाता है। क्या क्या कंजम्पशन को दो पार्ट में डिवाइड करें, समझ में आया बात? अच्छा, जहां पे बी अपने आप में क्या दिखाता है, मार्जिनल ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये हम नीचे पढ़ेंगे एमपीसी क्या हो। ठीक है, समझ में आया बात? आगे बढ़े, आगे ऑटोनोमस कंजम्पशन बता दीजिए तुमको, द पार्ट ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन का वो पार्ट जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट टू इनकम है, इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इंड्यूस क्या है, जो कि डिपेंडेंट टू इनकम, उसे क्या बोलते हैं बताओ, इंड्यूस कंजम्पशन। क्लियर है यहां तक? अच्छा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, इसको समझने के पहले यहां पे नीचे आओ, एक चार्ट के जरिए समझते क्या है। मान लो ये जो साइड है अपने आप में क्या दिखाता है, कंजम्पशन, और ये जो साइड दिखाता है अपने आप में मान लो क्या है, इनकम। तुमको अभी अभी हम बताए कि एक आदमी का इनकम जीरो हो सकता है बट कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता, मतलब इनकम का यदि कर्व चालू करे तो जीरो से चालू हो सकता है। तो ये जो इनकम का कर्व है, देखो कहां से चालू हुआ है, जीरो से। एमसीक्यू में पूछेगा क्या इनकम जीरो हो सकता है, आंसर इज यस। इनकम का कर्व कहां से चालू होता है, जीरो से। एक हो सकता है, दो हो सकता है, पांच हो सकता है, एक कुछ भी हो सकता है। कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए कंजम्पशन का कर्व देखो इससे ऊपर से खुला है। ये जो है ना, ये जो गैप दिखा रहा है अपने आप में क्या दिखा रहा है, मतलब इतना तो लोगों को चाहिए ही चाहिए। अब इसके ऊपर ये जो करेंगे इसे क्या बोलेंगे बताओ, इंड्यूस कंजम्पशन। समझ में आ रहा है बात? क्लियर पक्का? अब देखो सिचुएशन तुमको समझ में आ रहा है कि ये जो सिचुएशन है जहां पे तुमको ब्लू दिख रहा है ना, ये वाला, इस ब्लू वाले लाइन में ही तुमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इनकम तुम्हारा कम है और एक्सपेंडिचर क्या है, कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है। इस केस में हम लोग करते क्या है, मान लो मेरा कोई भी इनकम नहीं, और मेरा कोई भी इनकम नहीं है और मेरा खर्चा बहुत सारा है, तो हम क्या करेंगे, जो मेरा सेविंग्स पड़ा हुआ है बैंक में उसी को यूज करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं सेविंग्स मेरा मान लो 10 लाख रुपए है, ये कम होते जाएगा, मतलब हम सेविंग्स में डाल दे रहे, निकाल रहे, इसको बोलते हैं डिस सेविंग्स। क्या होता था, द सिचुएशन वेयर कंजम्पशन इज मोर देन इनकम इज नोन एज व्हाट, डिस सेविंग्स। इससे एक और कॉन्सेप्ट निकल के आएगा कि क्या सेविंग्स नेगेटिव हो सकता है, हाँ नेगेटिव हो सकता है सर, माइनस हो सकता है। ये सिचुएशन में हम लोगों का सेविंग्स कम हो रहा है, हम बोल सकते सेविंग्स माइनस हो सकता है, आंसर इज यस, ये भी माइनस हो सकता है। अच्छा, सिचुएशन नंबर 2, मान लो इनकम ज्यादा हो गया और खर्चा कम हो गया, तब तो हमारा पैसा बचेगा, उसे क्या बोलेंगे बताओ, सेविंग्स। समझ में आ रहा है बात, यहां तक क्लियर है? तो इस गैप को क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस। अच्छा, जहां पे ये कंजम्पशन और इनकम मिल गया जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं बताओ, ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये तो हम लोग अभी तो चार्ट के जरिए समझ रहे हैं, और ये कर्व के जरिए समझ रहे हैं, अभी एक चार्ट के जरिए समझेंगे और ज्यादा क्लियर होगा। मैंने सुना है। अच्छा, अब देखो चार्ट में समझाते रहते, मान लो किसी आदमी का इनकम जीरो है और कंजम्पशन कितना है, तो ये 30 अपने आप में क्या दिखाता है बताओ मेरे को, ऑटोनोमस दिखाता है। तो इसका मतलब इसका इनकम जीरो हो चाहे 10 हो चाहे 20 हो, ये तो फिक्स रहेगा। तो ये जो कंजम्पशन है उसका मिनिमम 30 तो रहेगा ही, 30 से ऊपर रह सकता है, 30 से नीचे। तो ये जो 30 होगा वो क्या बोलेंगे उसको बताओ। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था कैलकुलेट ऑटोनोमस कंजम्पशन, निकल जाएगा क्या, 30 30 30 30 30 30 निकल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा बताओ ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे है। ब्रेक इवन पॉइंट किसको बोलते हैं, जहां पे इनकम और कंजम्पशन बराबर आ जाए। यहाँ पे इनकम जीरो था, कंजम्पशन 30 था,
10, 30, 20, 30 और 30, 30, इसको क्या बोलेंगे बताओ? ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। समझ के बाद ये अभी तक हम कर्व से समझे थे, अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं? टेबल से, चार्ट्स के जरिए। क्लियर है पक्का यहाँ तक? तुमसे पूछे बताओ इंड्यूस कंजम्पशन कितना है? देखो यहाँ पे है इंड्यूस कंजम्पशन कितना है, यहाँ पे 0 है, 0 है इंड्यूस कंजम्पशन, 0 है, 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है इंड्यूस कंजम्पशन। समझ में आ रहा है बात? एक्स्ट्रा जो ऑटोनोमस कंजम्पशन उसके एक्स्ट्रा जितना भी हो सारा का सारा क्या है? इंड्यूस है। ये जो 3 बढ़ा है क्यों बढ़ा है? क्योंकि इनकम बढ़ा। ये यहाँ पे जो 6 बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है? क्योंकि इनकम बढ़ा। समझ में आ रहा है बात? तो इंड्यूस निकाल दोगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछता है ऐसे ही। ठीक है, बन जाएगा ये। अब इसका हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जिसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है। दो चीज पढ़ना है हम लोगों को, एक है क्या? एपीसी, और एक दूसरा क्या है? एमपीसी। एपीसी का फुल फॉर्म क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और मार्जिनल मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अच्छा, एवरेज अपने आप में क्या बताता है? टोटल का एवरेज होता है। हम जब मार्क्स निकालते हैं तो टोटल का ही तो निकालते हैं। तो एपीसी किसका निकलता है बताओ? टोटल का निकलता है। ठीक है ना? ठीक है ना? तो एपीसी का फॉर्मूला यदि हम बात करें तो क्या होगा? सी बाई आई। सिंपल, सी बाई आई, सी बाई आई, सी बाई आई। ठीक है, तो सी बाई आई का मतलब होता है 30 डिवाइड बाई 0। मतलब याद रखना, एक चीज ध्यान रखना, एपीसी कैन नेवर बी जीरो। कभी भी एपीसी कभी जीरो नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका तो इनकम ही नहीं। यहाँ पे निकालते भी तो कितना आएगा? ठीक, यहाँ पे फिर निकलते गए यहाँ पे। समझ में आया बात? किसी फॉर्मूला पुट करना है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? हाँ, अच्छा। एमपीसी का फुल फॉर्म होता है क्या? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है? यहाँ पे तुमको इससे इसका कंपेयर करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा इनकम कितना था? तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम तो कुछ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, तो यहीं पे निकलेगा। इसका मतलब हमको यदि एमपी से निकाले तो 3 डिवाइड में क्या करना पड़ेगा? इनकम कितना है? 10 ना। अबे चेंज 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 इन इनकम, क्या फॉर्मूला है? चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड चेंज इन इनकम। तो कितना आएगा? चेंज इन कंजम्पशन कितना है? 3। कितना है? 10 है। तो कितना आएगा? 30%। अगेन 30%, अगेन 30%। सुना बात? कोई दिक्कत है यहाँ तक? एमपीसी एपीसी समझ में आया? घर पे खुद से करोगे, खुद से चार्ट बनाओगे, इसलिए पूरा कंप्लीट नहीं किए। घर पे जब खुद से बनाओगे ना तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगा। समझ में आया बात? अच्छा, ये चीज को यहाँ पे बताया था, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। यहाँ पे सिर्फ एपीसी और एमपीसी को कवर किए थे, यहाँ पे ऑटोनोमस ये सब देखो वही कवर कर लेते, और कॉन्सेप्ट क्लियर। हमें तुम क्या बताए? किन्स जो है दो फंक्शन बताए, कंजम्पशन का और दूसरा क्या? सेविंग्स का। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? पहला क्वेश्चन सर, सेविंग्स किसको बोलते हैं? तो सेविंग्स इज अ पार्ट ऑफ इनकम। इनकम का वो पार्ट है जो कि कंज्यूम नहीं कर पाए, उसी को बोलते हैं सेविंग्स। सेविंग्स इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड इज नोन एज व्हाट? सेविंग्स। तो देखो पहला लाइन ये लिखा, सेविंग्स इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड इज नोन एज व्हाट? सेविंग्स। अच्छा, सेविंग्स का फॉर्मूला यदि पुट करें तो फॉर्मूला ये होता है, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दो। सिंपल बताए, 1000 रुपए कोई बंदा कमा रहा है, 1000 में 300 रुपए वो खर्चा कर दे रहा है, तो इसका सेविंग्स कितना होगा? 700 रुपए। सिंपल फॉर्मूला था। ये जो 1000 रुपए क्या था? ये क्या था? ये इनकम। और जो 700 क्या था? ये 300 क्या था? ये कंजम्पशन। तो जो माइनस कर देंगे क्या निकलेगा बताओ? सेविंग। ये फॉर्मूला निकला एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं। ये अब जो बताने जा रहे हैं वो टेक्निकल है ना। वाई किसको बताता है? सी मतलब इनकम से कंजम्पशन को माइनस करो तो क्या निकलेगा? सेविंग। आप समझ रहे हैं बात? यदि हम कंजम्पशन का फॉर्मूला अभी हम लोग ऊपर में पढ़े थे, फॉर्मूला क्या था? कंजम्पशन इक्वल टू ए प्लस बी वाई। तो यदि हम कंजम्पशन को पूरा का पूरा फॉर्मूला बैठाए तो क्या निकलेगा? y माइनस ए प्लस बी वाई। ये होगा तो हम क्या किए? बस कंजम्पशन का फॉर्मूला पुट कर दिए, ये फॉर्मूला निकला। तुमको पता होगा मैथमेटिक्स, इतना तो मैथमेटिक्स पढ़ा होगा। यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा? ए भी माइनस हो जाएगा, हो जाएगा। तो y इक्वल टू माइनस ए माइनस बी वाई। अब देखो यहाँ पे y y है, हम लोग वहां पे कॉमन ले सकते हैं क्या? तो हम ले सकते हैं माइनस ए, ये उधर इधर इधर उतर गया, और y को इधर कॉमन ले लिए वहां पे, तो क्या निकला? y माइनस बी। ये फैक्टर समझ में आया? समझ में आया बात क्या बोलना चाह रहे हैं? ये फॉर्मूला कैसे बनाइए? हाँ, ये फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेविंग्स फंक्शन पूछेगा, सेविंग्स फंक्शन क्या है? तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी मल्टीप्लाई बाई
वाई। अब यहाँ पे एक चीज समझो, एक बार एक बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछा था, था ऑनलाइन पढ़ा रहे तो एक बच्चा मेरे से पूछा कि सर माइनस वाई यहाँ पे इसको माइनस वाई क्यों लिखे। अरे भाई वाई को हम यहाँ पे लिख दिए, वाई को माइनस वाई ए को यहाँ पे कर दिए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत है कैसे? हम ऐसे क्यों किए बताओ? ये माइनस वाई माइनस ए को सर बाहर क्यों लिखे, माइनस ए क्यों लिखे, इसके पीछे रीजन बताते हैं। ये जो ए क्या दिखा रहा था अभी तक, ऑटोनोमस कंजम्पशन दिखा रहा था। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन से सेविंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता था? डिस सेविंग्स होता था, मतलब सेविंग्स मेरा कम हो रहा है। यहाँ पे जो माइनस ए क्या दिखा रहा है पता है? माइनस एस। ये दिखा रहा है कि इस सिचुएशन में मेरा सेविंग्स क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है, माइनस हो रहा है, इसलिए माइनस लगा। समझ में आ रहा बात? बी अपने आप में क्या दिखा रहा था? इंड्यूस वन माइनस बी, मतलब वन माइनस बी का मतलब क्या हुआ? इसी को तो दिखाता है। एक रुपए का इनकम है, उसमें से हम इंड्यूस वाला को हटा दे तो क्या निकलेगा? ऑटोनोमस वही, इसलिए मल्टीप्लाई किया वाई से। ठीक है, उतना ज्यादा डिटेल नहीं जाना था तुमको, बस ये फैक्टर को याद रखना। ठीक है, इसको क्या बोलते हो बताओ? इसका डेफिनेशन यदि एग्जाम में पूछे, हालांकि एमसीक्यू है बट फिर भी यदि पूछे तो क्या क्या लिखोगे? सेविंग्स फंक्शन, सेविंग्स फंक्शन इज अ talks about the relationship between income and savings. देखो, it is a definition as a functional relationship between the aggregate। अच्छा, इसके ऊपर एमसीक्यू पूछ सकता है कि सेविंग्स और इनकम के ऊपर कौन सा रिलेशनशिप होता है? फंक्शनल रिलेशनशिप। अच्छा, फंक्शनल रिलेशनशिप क्या होता है सर? एक के बढ़ने से दूसरे का इफेक्ट पड़ना, उसको बोलते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, एग्रीगेट, देखो दो टाइप का रिलेशनशिप होता है, एक होता है टेक्निकल या फिर फंक्शनल। टेक्निकल और फंक्शनल दोनों सेम होता है। तुमको फंक्शनल और टेक्निकल क्या होता है? एमसीक्यू में पूछेगा कि सर टेक्निकल रिलेशनशिप है, टेक्निकल इसके बगल में लिख लेना, टेक्निकल रिलेशनशिप ही होता है। ठीक है, दो टाइप का रिलेशनशिप होता है, एक होता है इकोनॉमिकल रिलेशनशिप, एक होता है टेक्निकल या फिर पर्सनल रिलेशनशिप। से इकोनॉमिकल मतलब जहां पे पैसे का बात कर रहा है। सर पैसा बताते हैं, लॉ ऑफ डिमांड पढ़े थे, प्राइस बढ़ने से डिमांड घटता है, प्राइस घटने से डिमांड, पैसे का बात कर रहे हैं। तो वहां पे जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होगा? इकोनॉमिकल। यहाँ पे पैसे का रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे जो रिलेशनशिप वो टेक्निकल रिलेशनशिप है, पर्सनल रिलेशनशिप। किसका? एग्रीगेट सेविंग्स का। एग्रीगेट क्यों लगा है? क्योंकि हम मैक्रो पढ़, एग्रीगेट सेविंग्स का किसके साथ? कंट्री के नेशनल इनकम। समझ आ रहा बात? क्लियर पक्का? और थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लो किसी आदमी का, इंसान, पहले माइक्रो समझते हैं, किसी आदमी का इनकम 100 रुपए है और कंजम्पशन 95 है, तो सेविंग्स कितना होगा? 110 हो गया। तो इसमें कोई डाउट है क्या? बस क्या करें, सिंपल माइनस करते जाते हैं। 120 में से 109 माइनस के 11 आ गया। समझ में आया बात? अभी अभी हम लोग समझे थे इसका कर्व के बारे में कि हम लोगों का सेविंग्स माइनस भी हो सकता है। इसका मतलब हम लोगों का ओएक्स कर्व यदि यहाँ पे है तो ये हमेशा नीचे से ही स्टार्ट होगा, मतलब पहले माइनस से स्टार्ट होता है फिर प्लस में जाता है। तो इसलिए क्या दिखाता है अपने आप में? माइनस ए प्लस वन माइनस बी मल्टीप्लाई बाई वाई। समझ में आया बात? इसको और डिटेल में समझते हैं बात। इनकम है, कंजम्पशन है, सेविंग्स है। इनकम तो तुमको पता है, मान लो किसी आदमी का इनकम है 0, कंजम्पशन कितना है 30, तो उसका डिस सेविंग्स होगा तो -30 हो जाएगा। यहाँ पे 10 रुपए कमाना स्टार्ट किया बट 30 रुपए का खर्चा है, फिर भी इसको 20 रुपए निकालना पड़ेगा, तो -20 -10। और यहाँ पे तो कोई सेविंग्स ही नहीं होगा, उसको 0। समझ में आ रहा बात? यहाँ पे ये कॉलम समझ में आया सबको? अब आते एपीएस, वही था, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स। अभी कैसे निकालेंगे? सेविंग्स डिवाइडेड बाई इनकम। ये कैसे निकलेगा? चेंज इन सेविंग्स डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम। एपीसी, वो एपीसी तो ऊपर में था, एपीसी और एमपीसी। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें हम डालें इसलिए ताकि तुम लोग फिर से उसको रिवाइज कर सको। कोई दिक्कत यहाँ तक? जब किन्स, जब ये दो फंक्शन दिए उनके बाद उनको लगा कि नहीं एक और फंक्शन चाहिए हमको, वो है इन्वेस्टमेंट्स। पहला क्वेश्चन मेरा तुमसे है कि बताओ इन्वेस्टमेंट का मतलब तुम लोग क्या समझता है? मतलब पैसा लगाना मतलब क्या होता है? बिजनेस का ऊपर पैसा किसी किसी कंपनी किसी बिजनेस में पैसा लगाने को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अच्छा, तब मेरे क्वेश्चन देना भैया। मान लो हम किसी बच्चे, एक ही बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं जिसका फीस है मान लो 1000, समझना ठीक से एग्जाम्पल। सॉरी, इस 1000 रुपए का एज पर किन्स दो हिस्सा करेंगे हम, घर पे लेके जाएंगे कुछ और कुछ ना कुछ सेविंग्स करेंगे। मान लो मेरे घर पे खर्चा हो गया, इसको क्या बोलते हैं? सी। ठीक है, और 300 रुपये मेरा बच गया, इसको क्या बोलते होता? सेविंग्स। तो दिक्कत है इसमें। अब मान लो कोचिंग सेंटर में एक मेरे को नया एक और टीवी खरीदना है। ठीक है,
तो हम अगले महीने क्या किए, ऐसा कुछ कर लिए। सेविंग से 300 रुपया, मान लो टीवी मेरे को 300 में मिल गया, ये तो क्या है, कंजम्पशन है। ये क्या है, सेविंग से। ये क्या है, ये इन्वेस्टमेंट। समझा हम क्या बोलना चाहते हैं? तुम लोग इन्वेस्टमेंट क्या बोला, बिजनेस में लगाना, कंपनी में लगाना इज इन्वेस्टमेंट। बट तुमसे यदि हम पूछे कि मेरे कोचिंग सेंटर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है क्या, हाँ है, सब तो इन्वेस्टमेंट ही तो है। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट क्या है, अपने आप में खर्चा है ना, खर्चा है। तो हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। हाँ, ये हम देखो, ये जो हम 300 रुपये जो किए ना, वो किसका किसका हिस्से का निकाले, इसके हिस्से का निकाले, इसका हिस्से का नहीं निकाले हम। इसका मतलब इनकम इज द, इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट जस्ट लाइक क्या, एक्सपेंडिचर की तरह ही होता है, बट थोड़ा सा अंतर होता है सेविंग से। क्यों, सेविंग्स करते हैं इस इंटेंशन के साथ कि फ्यूचर में मेरा बचा लेगा हमको, कभी कुछ दुर्घटना घटा तो मेरे को बचा लेगा। सेविंग्स इस इंटेंशन से किया जाता है, इन्वेस्टमेंट्स इस इंटेंशन से किया जाता है ताकि फ्यूचर में अपने इनकम को और बढ़ाया जा सके। हम लोग बैंक में सेविंग्स करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोनों में इंटेंशन क्या है भाई, पैसा बचा लेते हैं, जरूरत है, फ्यूचर में जरूरत पड़ सकता है, सेविंग्स है। बैंक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे ताकि मेरे को और इनकम बढ़ जाए। मतलब इंटेंशन क्या है दोनों में, सेविंग्स में इन्वेस्ट, ये इंटेंशन क्या है, बस मेरे को फ्यूचर को सिक्योर करना है। और इन्वेस्टमेंट में क्या इंटेंशन है, बस हमको प्रॉफिट को बढ़ाना है, मेरे इनकम को बढ़ाना है। समझ में आ रहा है बात? तो इनकम का डेफिनेशन, सॉरी, इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन पूछे तो बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। अच्छा, वो एक्सपेंडिचर जो कर रहे हैं वो किस किस टाइप के गुड्स में करेंगे, कैपिटल गुड्स की कंजम्पशन गुड्स? कैपिटल। कैपिटल गुड्स तुमको पता है, गुड्स हम लोग दो तरीके का पढ़े थे, कंजम्पशन गुड्स है, कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स मतलब खाने वाला सामान, और कैपिटल गुड्स का मतलब होता है जो प्रोडक्शन में हेल्प करे, मतलब मशीन खरीदो, बिल्डिंग खरीदो, ये सब क्या है, कैपिटल गुड्स है। तो हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन, इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज एक्सपेंड, जो इंकर्ड हुआ है किसमें, कैपिटल गुड्स में। देखो मेरे साथ सुनोगे या फिर बोलोगे ना, डेफिनेशन याद हो जाएगा। फिर सुनो, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब मशीन खरीदे, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। बट जो मशीन खरीदे किस लिए खरीदते हैं, ताकि मेरा प्रोडक्शन क्या हो पाए, इंक्रीज हो पाए। तो हम एक और लाइन जोड़ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड इन द कैपिटल गुड्स टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन, टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन। अच्छा, प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, हमारा नेशनल इनकम बढ़ेगा। से आ जाओ, डेफिनेशन में हम बात करें तो इट रिफर्स टू द पार्ट ऑफ विच इज इंकर्ड कैपिटल गुड्स, जैसे कि मशीन, बिल्डिंग एक्सेट्रा, ऑल ऑफ विच किस लिए बताओ, ताकि हमारा प्रोडक्शन क्या हो पाए, इंक्रीज हो जाए। और प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो क्या करेगा, हमारा नया इनकम, न्यू इनकम या फिर न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। क्लियर है पक्का? हाँ। अच्छा, ये जैसे कि कंजम्पशन दो पार्ट में था, कौन कौन सा, ऑटोनोमस कंजम्पशन और इंड्यूस कंजम्पशन। वैसे इन्वेस्टमेंट को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, दूसरा क्या है। अब तुम्हारे माइंड में ये आ रहा होगा सर, ऑटोनोमस का मतलब बताया थे आप, इनकम रहे नहीं रहे इतना कंजम्पशन चाहिए, सर इन्वेस्टमेंट भी होता है। हाँ, आज सोचो ऐसा कोई भी घर देखो, कोई भी घर, हम तो अभी सड़क में देखे हैं बहुत सारे लोग जिनका घर नहीं है, ठीक है, उन लोगों के पास में छोटा सा मोबाइल जरूर है। तो मोबाइल में जो खर्चा हुआ है कौन सा है, खर्चा इन्वेस्टमेंट है, तो कि सेविंग्स है, वो इन्वेस्टमेंट है, कंजम्पशन नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है, एसेट्स है, वो यूज कर रहे हैं हम लोग, राइट। कैपिटल गुड्स है ना, कैपिटल गुड्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के समय में बोल सकते हैं कि मोबाइल, रोटी कपड़ा और मोबाइल इंपॉर्टेंट है। तो रोटी कपड़ा इज अ पार्ट ऑफ कंजम्पशन, बट मोबाइल इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो मोबाइल, जो एकदम बेसिक नीड है आज के समय में जरूरी है, जिसका इनकम से कोई मतलब नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। जिसको मोबाइल जिसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाए, मोबाइल नहीं समझ में आया तुमको, तो दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं। आज कोई भी घर देखो जिसका जिसका मतलब इनकम मान लो महीने का 1000 रुपया है, उसका भी घर में कम से कम चूल्हा तो होगा, खाना कैसे बनाएगा? तो जो चूल्हा में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, चूल्हा इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, उसमें जो भी पैसा लगाया है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट ही तो है। वो जो बेसिक चीज है जिसके बिना वो जिंदा रह ही नहीं सकता, उसे क्या बोलेंगे बताओ? तो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो सकता है और इंड्यूस हो सकता है। ऑटोनोमस एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका इनकम के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं होता,
और इंड्यूस का मतलब क्या होता है, जो कि इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि एसी इज इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, इनकम तभी बढ़ेगा तब एसी लेके आएंगे, नहीं तो फिर पंखा में काम चलेगा। पंखा इज अ पार्ट ऑफ ऑटोनोमस। हमारा बात, तो हम बोल सकते हैं यदि हम इसको कर्व के हिसाब से बताएं तो ऑटोनोमस का जो कर्व होगा पूरा फ्लैट होगा। क्यों फ्लैट होगा सर? क्योंकि इसका इनकम के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं हो, फिक्स है ये। इनकम बढ़े घटे उससे कोई मतलब नहीं है। देखो इनकम इतना था तो भी ये इतना ही था, इनकम और बढ़ा दे तो भी ये इतनी ही रहा। बट इसमें क्या होता है, ये बढ़ता है। तो इनकम बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। इनकम घटेगा तो ये भी क्या होगा, घटेगा। समझ में आया बात? पक्का क्लियर है? आगे बढ़े। इसको पढ़ने के पहले एक चीज पढ़ाते हैं। तुम लोग पढ़ा होगा क्लास 11 के फर्स्ट सेमेस्टर्स में इक्विलिब्रियम पॉइंट, मैं बताएगा क्या होता है। The point at which demand and supply intersects is known as what? Equilibrium. या फिर हम बोल दे कि the point at which the producer or we can say seller and the buyer both are satisfied is known as what? Equilibrium point. मतलब देखो, मान लो हम बेचते हैं आम, हमसे पूछा कितना रुपए में ये आम दीजिएगा, हमने 100 रुपए केजी बोला। 100 रुपए नहीं, 60 रुपए में दीजिएगा, हमने नहीं। तो हम 100 से 90 किए, ये 60 से 70 किया, फिर बीच में बात हुआ 80 रुपए। 80 रुपए में हम भी खुश है। 80 रुपए में ये जो 80 रुपए इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जहां पे बायर खरीदने के लिए रेडी है, सेलर बेचने के लिए रेडी है, इसे वो बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। यदि इसको, ये था हम लोगों का जो एग्जांपल दिए, इंडिविजुअल था, इट्स अ माइक्रो था ना ये। अब इसको मैक्रो में लेके आ, मैक्रो में इसका डेफिनेशन पूछा जाए इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट इज अ पॉइंट एट विच सेल्स, यहाँ पे सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई की जगह पे हम बोल सकते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो हम बोल सकते हैं, अगेन सुनो, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट? इक्विलिब्रियम पॉइंट इज द पॉइंट एट विच द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर इक्वल। जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, इक्वल हो जाता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं मैं बताऊं? हम कुछ नहीं किए, बस डिमांड सप्लाई की जगह पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई लगा दी, बस, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया। सर हमारा बात यहाँ तक कोई डाउट है? पक्का? तो ये डेफिनेशन देखो, अकॉर्डिंग टू द केन्स थ्योरी इकोनॉमिक्स इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट व्हेन इकोनॉमिक, किसी भी देश का इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट में कब आएगा, जब उसका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम इज एडी इज इक्वल टू एएस। एडी मतलब इज इक्वल टू एएस, मतलब समझ में आया बात? पक्का? बट याद रखना, किन्स जो बोल रहे हैं ना, एडी इक्वल टू एएस, ये जो तुमको बता रहे इक्वल इक्वल वाला पॉइंट, ये तभी काम करेगा जब कुछ एजम्पशन हम लोग लेके चलेंगे। अब एजम्पशन क्या क्या होगा हम लोगों को पढ़ना है। 5 एजम्पशन है जिसके ऊपर डिपेंड करता है एडीएस। मतलब हम बोल रहे हैं, किन्स बोल रहे हैं कि ये पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सा पॉइंट पे जहाँ पे एडीएस बराबर हो, उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। बट याद रखना, इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम बोलने के पहले ये 5 पॉइंट अपने माइंड में रखना। वो 5 पॉइंट क्या है? पहला, ये मान लेना कि तुम्हारे पूरे इकोनॉमी में 2 ही प्लेयर है। याद करो, हम लोग नेशनल इनकम एक टॉपिक पढ़े थे, कैश फ्लो ऑफ मनी, याद है? हाउस होल्ड, वो हम लोग वहां पे पढ़े थे कि किसी भी सेक्टर्स में, किसी भी कंपनी में, सॉरी किसी भी इकोनॉमी में 3 पर्सन होता है, हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट। याद आ रहा है? हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट, 3 बंदा होता है जो कि मिल के गवर्नमेंट पूरे इकोनॉमी को चलाता है। इंडिया का जो इकोनॉमी है उसमें मेरा भी योगदान होगा, हाँ, कंपनी का भी योगदान होगा, और गवर्नमेंट का तो योगदान है ही। तो 3 प्लेयर होता है। बट किन्स बोलते हैं कि एडी इक्वल टू एएस यदि कभी भी मानने जाओगे तो मान लेना हमेशा 2 ही सेक्टर, हाउस होल्ड और फर्म। ठीक है? तो पहला एजम्पशन क्या बोलते हैं, वो बता रहे मालूम से, हाँ 2 ही सेक्टर है। बोलो कौन कौन सा सेक्टर? इंडिविजुअल, हाउस होल्ड और फर्म, पहला एजम्पशन। दूसरा एजम्पशन, मान लेना कि गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, क्योंकि सेक्टर भी नहीं है। तो सेकंड एजम्पशन याद रहेगा। पहला एजम्पशन क्या था? 2 सेक्टर है। दूसरा एजम्पशन क्या था? गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है। तीसरा, ये मान लेना कि तुम्हारा जो इकोनॉमी है वो क्लोज इकोनॉमी है। यार इकोनॉमी 2 तरीके का होता है, फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे हम, ओपन और क्लोज। ओपन इकोनॉमी किसको बोलते हैं? जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। क्लोज मतलब अपने देश के अंदर नहीं। हमारा देश पहले क्या था? क्लोज इकोनॉमी था। तो ये मान लेना, ये लॉ एडी इक्वल टू एएस तभी लागू होगा जब तुम ये मान लोगे कि तुम्हारी इकोनॉमी क्या है। और चौथा, जितने भी लोग हैं सबको जॉब
नहीं मिला मतलब दे आर द अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या है ये? अंडर एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, और पांचवा पॉइंट है तुम्हारा ऑटोनोमस के बारे में। 5 एजम्पशन तुमको जानना पड़ेगा। कैसे क्या एजम्पशन है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये 5 एजम्पशन क्या क्या था? इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी के अंदर में कितने प्लेयर है? दो। अच्छा, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं। तीसरा क्लोज इकोनॉमी है। चौथा एम्प्लॉयमेंट। और पांचवा ऑटोनोमस। आओ देखो, assumption for the determining the equilibrium level of national income। पहला क्या है? टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी, मतलब नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब जी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो, मतलब नहीं गवर्नमेंट को टैक्स देना है। देयर मस्ट बी एन। और हमारा जो डिमांड है ना और इन्वेस्टमेंट्स है, क्या है बताओ? ये ऑटोनोमस। हम लोग क्या मानेंगे कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स है। ठीक है, एक बार बताओ ऑटोनोमस क्यों ये एज्यूम किया? अभी तो तुमको बताया गवर्नमेंट का कोई योगदान ही नहीं है। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? बेसिक चीज, मतलब एक ऐसा कंट्री जहां पे क्या है? बेसिक चीज है बस, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो एक्स्ट्रा कौन बनाता है? गवर्नमेंट ही तो बनाता है। ये तो मानते हैं गवर्नमेंट है ही नहीं, तो बनाएगा कौन? तो ये इसके साथ लिंक है। हमारा बात किन्स क्या बोलते हैं कि जो बोल रहे हैं ना इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसको निकालने का 2 अप्रोच है। कितना अप्रोच है बताओ? पहले अप्रोच का नाम है एडी इक्वल टू एस, मतलब एडीएस अप्रोच बोलते हैं इसको। क्या बोलते हो? एडीएस अप्रोच। इसी एडीएस अप्रोच का दूसरा नाम है इनकम एक्सपेंडिचर अप्रोच, और इसी का तीसरा नाम है क्रॉस डायगोनल अप्रोच। अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से लिखा हुआ है, मतलब सेम। ठीक है, एडीएस इनकम एक्सपेंडिचर या फिर क्रॉस डायगोनल अप्रोच एमसीक्यू में पूछ सकता है ये। ठीक है, और इसका सेकंड अप्रोच क्या है? पहला अप्रोच क्या बोल रहे हैं? अरे भाई एडी और एएस समझो बस, इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंच जाओगे। ये बोले एडीएस छोड़ो, क्या निकालो? सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट दोनों को मर्ज करो, निकल जाएगा तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। याद रखना, एडीएस अप्रोच ही पहले बना था। एडीएस का ही ये बाई प्रोडक्ट है। जैसे हम लोग अपने पिताजी के बच्चे हैं ना, वैसे एडीएस से ही क्या निकला है? सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट निकला। अभी हम बताएंगे कैसे। देखो, एडी का फॉर्मूला तुमको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। एडी का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड, इसका फॉर्मूला होता है सी सी प्लस आई। सी का मतलब क्या होगा? कंजम्पशन। ये आई का मतलब क्या है? ठीक है, डिमांड क्या करते हैं हम लोग? दुकान में जाते हैं, 2 चीज खरीदेंगे, या तो एसी या तो फिर खाने के लिए खाना। खाना इज द कंजम्पशन, एसी इज द इन्वेस्टमेंट। सिंपल है, बहुत ज्यादा फॉर्मूला रटना नहीं है। सप्लाई क्या हो सकता है? सप्लाई किसको बोलते हैं? डेफिनेशन लिखा है, छोड़ दो। एस का मतलब क्या होता है? सी प्लस एस। बस खाली आई के जगह पे क्या कर दिए? एस कर दिए, और कुछ नहीं करना है। सप्लाई में फॉर्मूला, फॉर्मूला याद हुआ? एडी का फॉर्मूला क्या था? सी प्लस आई। और एस का फॉर्मूला क्या था? ठीक है, अब हम दोनों को मर्ज करते हैं। ये क्या बोलता है? एडी इज इक्वल टू ए एस। अच्छा, एडी को क्या बताता तुम लोग? सी प्लस आई। और ये क्या है? सी प्लस एस। अच्छा, सी सी कट सकता है क्या? तो ये क्या हो गया? क्या निकल गया? सेकंड अप्रोच देखो तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट अप्रोच से सेकंड अप्रोच निकला है। ठीक है, ये भी नोट्स में लिखा हुआ है, सब चीज देखा। इसीलिए पता है ये वाला पेन यूज करते हैं। ये मिटाने का जो टाइम था मेरा बच गया, इसे भी यूज करते अपने आप मिट जाता। तो आओ देखो, एस इज इक्वल टू एडी। एस को फॉर्मूला लिखेंगे सी प्लस एस, सी प्लस आई। सी सी कट हुआ क्या हुआ? एस इक्वल टू आई। इसको सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट सेकंड अप्रोच। क्लियर रहेगा पक्का? यदि इसको हम ग्राफ के जरिए बताएं, तो देखो ग्राफ के जरिए बताएंगे तो ये क्या है? ये एडी कर्व है। एडी कर्व सर ऊपर से है, फ्लैट किया है। फ्लैट पूरा सीधा नहीं है, थोड़ा सा टिल्ट है। ये एडी क्यों है सर? एडी का मतलब क्या होता है? सी प्लस आई। सी प्लस मतलब सी मतलब कंजम्पशन, आई का मतलब। अच्छा, अभी हम लोग ऊपर में पढ़े थे एजम्पशन में, आई इज इक्वल टू, आई शुड बी ऑलवेज ऑटोनोमस, मतलब ये फिक्स है। ये फिक्स रहेगा, इसलिए ये फिक्स अमाउंट किया, नीचे से स्टार्ट नहीं हुआ, तो नीचे से स्टार्ट होता है हमारा बात, इसलिए ऊपर से स्टार्ट हुआ है। और ये फ्लैट क्यों किया है? क्योंकि ज्यादा डिमांड हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हम लोगों का इन्वेस्टमेंट को क्या मान लिया हम लोग? ऑटोनोमस। ईएस का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस एस। सेविंग्स, अच्छा इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करेंगे तो पैसा बचेगा, तो सेविंग्स ज्यादा बढ़ेगा, जैसे सेविंग्स की है। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे बताओ? इक्विलिब्रियम। क्लियर रहेगा? अब यहाँ पे तुमको ये बनाया है इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट्स। इनकम मान लो 0 है, कंजम्पशन मान लो 4 है, तो इन्वेस्टमेंट कितना का होगा? 2। ये 2 कैसे निकला बताओ? ये अपने मन से लिखे हम लोग।
ये ऑटोनोमस था ना, मिनिमम हमको 2 रुपया का चाहिए सामान, तो ऑटोनोमस सब में लिख दी। हाँ, अरे 5 लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं, 5 बार इससे कम लिखो, है ना बात? मतलब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या है, ऑटोनोमस है ना, तो हर जगह पे फिक्स रहेगा, तो इसलिए फिक्स लिखेंगे। ठीक है, इनकम 0 है, 4 कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट कितना है 2, ये ऑटोनोमस है, तो सेविंग्स कितना होगा -4 सर, क्योंकि डिस सेविंग्स हो रहा है ना यहाँ पे, हो रहा, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे बताओ, ब्रेक इवन। यहाँ पे इनकम और कंजम्पशन क्या है, एकदम ऊपर वाला कंजम्पशन फंक्शन, सब एक साथ है इसमें। ठीक है, सेविंग्स ऑफ एडी का फॉर्मूला और एएस का फॉर्मूला, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी एक सिचुएशन उठा देगा, बोलेगा बताओ एएस क्या होगा। ठीक है, तो ये अपने आप एक सम है सब। ठीक है, बस लास्ट टॉपिक पढ़ाएंगे आज का, उसके बाद आज का छुट्टी। लास्ट टॉपिक क्या है, ये 3 टॉपिक है, उसको एक पेज में मर्ज किए। पहला क्या है, इम्पैक्ट ऑफ नेशनल इनकम। तुमसे क्वेश्चन पूछा है, तुम्हारे बुक में दिया हुआ था, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मैं तुमसे पूछ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने और घटने से क्या नेशनल इनकम के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, सोचो तो एक बार। प्रोडक्शन होता है ना, कैसे, प्रोडक्शन होता है। कैसे बताओ, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने और घटने से नेशनल इनकम के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ेगा, एक क्वेश्चन पूछा तुम्हारे, बड़ा बड़ा सा स्टोरी बना के दिया है, और मतलब बहुत बचकाना चीज है, सोचोगे तो खुद से निकाल सकते हो। बोलो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने घटने से नेशनल इनकम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता होगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगा, देखो, प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट यदि बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग ज्यादा से ज्यादा मशीन खरीदेंगे। अच्छा, मशीन खरीदेंगे तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नेशनल इनकम, तो हम बोल सकते हैं पॉजिटिव होगा, यही चीज लिखा हुआ है। इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, एडी विल ऑल्सो इंक्रीज, एग्रीगेट डिमांड, डिमांड और बढ़ जाएगा ना, डिमांड बढ़ेगा तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा मतलब ऑटोमेटिकली नेशनल इनकम क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। नेशनल द स्टोरी। इनकम का बढ़ने और घटने से नेशनल इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव। ठीक है, नाउ गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का इफेक्ट कैसा पड़ता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है सर, गवर्नमेंट जो खर्चा करता है, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर जो खर्चा करता है, सड़क बनाना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, तो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा तो क्या होगा, अगेन वही होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो एडी भी बढ़ेगा। अरे भाई सड़क बना देगा तो कार खरीदेंगे हम लोग। ठीक है, आज हम लोग मोबाइल का डिमांड इसलिए बढ़ा क्योंकि 5G चल रहा है, इसलिए 5G से फैसिलिटी नहीं रहता तो हम लोग मोबाइल चलाते थे क्या, नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जितना एक्सपेंडिचर करेगा उतना ही ज्यादा हम लोगों का डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा। क्लियर है पक्का। अच्छा, अब ये तुमको ब्लैंक किए, तुम लोग खुद से लिखना कॉपी में। कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन, मान लो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ गया, उसका इफेक्ट क्या होगा, भाई गवर्नमेंट बेसिक एक्सपेंड नेशनल इनकम बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, नेशनल इनकम, बढ़ेगा, आंसर इज घटेगा। बढ़ेगा। क्यों, देखो एक बार देखो, तुम यदि 1000 रुपया कमा रहे, बता रहे तुम यदि 1000 रुपया कमा रहे, अभी तुमको पता था डिस्पोजेबल इनकम का एक्सपेंड, ये तुम 1000 रुपया कमा रहा था, 100 रुपया गवर्नमेंट टैक्स काट के तुमको 900 रुपया दे देगा, गवर्नमेंट 10% टैक्स काटा, तुम 900 रुपये उसको यूज कर रहा था, या तो कंज्यूम कर रहा था या तो सेविंग्स कर रहा था। अब उल्टा हो गया, तुमसे गवर्नमेंट 900 के जगह पे तुमको 700 रुपया दे रहा है, 300 रुपया काट दे रहा है, तो गवर्नमेंट के पास तो 300 रुपया आ गया है, बट तुम्हारे पास 3700 रुपया आया। अब उसमें तुम क्या कंज्यूम करोगे, क्या सेविंग्स करोगे। तो कोई भी कंट्री का गवर्नमेंट चाहता है ना कि लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें, कंज्यूम करें, जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा कंट्री उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव, ये दोनों में क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक है पैराडॉक्स, ये हम लोग पढ़ेंगे, और 2-3 और टॉपिक है वो पढ़ लेंगे तो खत्म। उन्हें बताया ठीक है, कि चलो। गवर्नमेंट